हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप सबकी तैयारी, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो प्रिपरेशन है उसको और भी अच्छा बनाने के लिए लगातार एक वेल डिज़ाइंड क्रैश कोर्स चलाया हुआ है मेडिको नर्सिंग क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसकी लगातार क्लासें आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा बना रही होंगी। हम आशा करते हैं कि आप अपने टारगेट में जल्दी से जल्दी सक्सेस हो सके और अपनी जो सपना देखा है एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और हम मेडिको नर्सिंग कंप्लीट मेडिको नर्सिंग क्लासेस टीम आपका उस सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सके। उसी आशा के साथ हम आज की क्लास लेकर के आए और आज की क्लास में स्टार्ट करते देखते। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देख लिया था कि मोस्ट कॉमनली ऑर्गन्स कौन कौन से थे। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देख लिया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे लंग्स वॉल्यूम की, तो लंग्स वॉल्यूम हमने देख लिए थे क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत बार एमसीक्यूज है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ से आप लोगों के लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन है वो जनरेट हो सकता है। देखना, कभी भी आप देखना कोई भी पेपर है वो वन लाइनर ही वन लाइनर भी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उसको हर कोई अटेम्प्ट कर सके। पेपर बनाने का भी एक क्राइटेरिया होता है, तरीका होता है। ऐसा नहीं कि सारे ही इंटेलिजेंट होंगे, जो बहुत ही वेल इंटेलिजेंट होंगे उन्हीं लोगों के लिए वही लोग पेपर अटेम्प्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पेपर को एक कंबाइन सबके बारे में सोच के, एक वीक स्टूडेंट के बारे में, एक बहुत ही वेल एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट के बारे में सोच करके उसके बाद उसको बीच में ला करके उस हिसाब से लेवल का बनाया जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, टाइटल वॉल्यूम है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई आपसे पूछ सकता है। और देखना, कभी भी आप अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर जाते हो तो उस कंडीशन के अंदर जो नॉर्मल जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो मोस्टली यही सवाल पूछता है हमसे कि टाइटल वॉल्यूम कितना होता है। तो टाइटल वॉल्यूम होता है 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? वो 100 ml होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी काम आते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है स्टूडेंट, लंग्स के वॉल्यूम आपको वेंटिलेटर 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 कौन सा? मैकेनिकल वेंटिलेटर ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सारे वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, ये सब आपको प्री डिटरमाइन करके उस मैकेनिकल वेंटिलेटर की मशीन में सब कुछ सेट करना पड़ता है, तब जा करके आपका पेशेंट है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम है वो भी इंपॉर्टेंट है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था वाइटल कैपेसिटी के बारे में। तो वाइटल कैपेसिटी थी वो कैपेसिटी जो लंग्स के अंदर हर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर चेंज होती है, या अगर हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं या फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं तो उसमें भी उसके लेवल में चेंज आ सकता है। तो वो कौन सी थी? वाइटल कैपेसिटी का मतलब था कि वो वॉल्यूम, वो लंग्स का वॉल्यूम जिसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जो एयर है वो रेगुलर इंटरवल पे एक बार चेंज होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर ध्यान रखना, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर चेंज हो जाती है, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उस सिचुएशन का मतलब ही कि ये होता है कि वो अगर absent या wash out from the lungs, लंग से वॉश आउट हो जाती है। और लंग से वॉश आउट होने के बाद, लंग से वॉश आउट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? लंग्स कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, आप कभी भी देखना, जब भी किसी इंडिविजुअल को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डाला जाता है या फिर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो सिचुएशन के अंदर जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पहले नाइट्रोजन को वॉश आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को वॉश आउट करते हैं और लंग्स को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करते हैं। क्या करते हैं? हाइपर ऑक्सीजनेटेड करते हैं। हाइपर ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजनेशन। हाइपर ऑक्सीजनेशन का मीनिंग क्या होता है? हाइपर ऑक्सीजनेशन का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स, प्रोवाइड द 100% ऑक्सीजन। जब आप किसी इंडिविजुअल को 100% ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं अपन हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर ऑक्सीजनेशन या हाइपर वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन, ये दोनों टर्म कॉमन है,
ध्यान में रखने की चीज़ें हैं और इसको बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स का मतलब हो गया एक्सेप्ट रेजिड्यूअल वॉल्यूम, एक्सेप्ट रेजिड्यूअल वॉल्यूम, एक्सेप्ट रेजिड्यूअल वॉल्यूम। जो रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जो भी बच रहा है वो सारा लंग्स की वाइटल कैपेसिटी के अंदर आता है, जो एयर हर एक डीप ब्रीथिंग और एक डीप एक्सलेशन के साथ क्या होती है, चेंज हो सकती है। उस एयर उसी एयर वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में क्या क्या आ रहा था, टाइडल वॉल्यूम आ रही थी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रही है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसका अमाउंट कितना है, जिसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी है। नॉर्मल वैल्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हमें इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। पहला 500 ml होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक एडल्ट की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट। अगर बच्चे का होगा तो उसका टाइडल वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि उसके लंग्स की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो मैक्सिमम इनहेलेशन के साथ कितने ले सकते हैं, 3100 ml ले सकते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन के साथ हम कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, वो करेगा आपका 1200 ml। वो कितना करेगा आपका 1200 ml, और ये टोटल मिलाकर ये कितना हो जाता है 4800 ml। अगर यहाँ पे अब एक MCQ आ रहा है, देखना मैं बताता हूँ आप लोगों को MCQ क्या आएगा। अब MCQ बनता है आपका, MCQ क्या बन रहा है, MCQ बनेगा टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग कि लंग्स की जो टोटल वाइटल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम, नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितना होता है, ठीक है। और एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट्स, की सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ से आप लोगों के लिए वन लाइनर MCQ हो जाते हैं जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, साथ ही साथ उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो इनको आप लाइटली ना लें और इनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहेंगे। तो बार बार अगर आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें परमानेंट मेमोरी में स्टेबल हो सकती हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जो सिलेक्शन होते हैं ना वो होते हैं स्टडी प्लस MCQ प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। मैं यहाँ पर एक चेंज करूँगा, MCQ प्रैक्टिस से पहले मैं लेकर के आऊँगा यहाँ पे रिवीजन को, रिवीजन प्लस MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। ये फॉर्मूला है एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने, पहला स्टडी, ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का एक फॉर्मूला बनाया है जो कि मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के द्वारा इन्वेंटेड है, ठीक है। तो पहला है स्टडी, आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी के साथ आपको क्या करना है, मेंटेन कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। चाहे संडे हो मंडे हो, आपको कोई छुट्टी नहीं लेनी है, आपको रोज़ पढ़ना है। जो आपका टाइम टेबल है उसके साथ आपको बैठ करके स्टडी करनी ही करनी है। नेक्स्ट वन रिवीजन करना है आपको, जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। कैसे करना है, 1 3 7 और फिर मंथ, ठीक है। आज जो पढ़ा अगले दिन उसका रिवीजन करो, आज जो पढ़ा अगले दिन रिवीजन किया, उसके तीसरे दिन उसका रिवीजन करो, आज जो पढ़ा उसके अगले दिन उसका रिवीजन किया, उसके तीसरे दिन उसका रिवीजन किया, उसके 7वें दिन उसका रिवीजन करो, ठीक है। और उसके बाद 1 महीने में एक बार उसको देख लो। अगर आप ये कर लेते हो, परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। जो भी आइटम, जो भी मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा है वो सारा आपकी परमानेंट मेमोरी में रहेगा और उसके बाद आपसे गलती होने के चांसेस कम। उसके बाद आता है हमारा MCQ प्रैक्टिस, दिस इज़ द की। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा बेटर है।
किसी भी गाइड से, कहीं से भी, कैसे भी एमसीक्यू है खुद बनाओ, कहीं से कोई पेपर उठाओ, कुछ भी करो, लेकिन जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ये है मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के द्वारा एक बढ़िया सिलेक्शन का फॉर्मूला इन्वेंट किया गया है, ठीक है। तो उसी को हमें क्या करना है, फॉलो करते हुए अपनी तैयारियों को रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या था। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हम देख रहे थे, क्या देखा था कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, कि ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था, और ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसलिए ब्लड क्या नहीं कर पा रहा था, इनएडिक्वेट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द लंग्स, और उसके बाद लंग्स से ना कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपर रिमूव नहीं हो रही थी, और पेशेंट के जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म थे वो भी सारे क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, वो भी क्या हो गए थे, सारे फेल हो गए। तो वो कंडीशन क्या कहला रही थी, अपनी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। उसके कॉजेज की बात करी हमने, तो कॉजेज की बात अगर हम करते हैं तो चेस्ट इंजरी हो सकती है। अगर आप उसके कॉजेज की बात करते हो, पेशेंट के अगर हम कॉजेज की बात करते हो तो चेस्ट इंजरी हो सकती है, चेस्ट वॉल का कोई डिफेक्ट हो सकता है, चेस्ट वॉल का कोई डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपका हेड इंजरी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। ये सारा मैं कल की क्लास के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं बस यहाँ को इसको थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें रिमाइंड आ जाए कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, इनके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा, आपको पूरा बता दिया जाएगा कमेंट में कि ये किस प्रकार से। बाकी अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, लास्ट क्लास को जाकर के दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी कि अगर ऑक्सीजनेशन फेलियर हो जाता है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। हमने एक लाइन पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट लाइन थी हमारी, क्या लाइन थी कि अगर ऑक्सीजनेशन फेलियर हो रहा है लंग्स के अंदर, अगर लंग्स के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो वहाँ पर क्या कंडीशन अराइज हो सकती है, वहाँ पर कंडीशन अराइज हो सकती है स्टूडेंट्स, क्या कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है वो क्या हो सकती है, वहाँ पे अराइज हो सकती है, ठीक है। क्या अराइज हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। क्या आ रहा है जो रेस्पिरेटरी, देखो रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन कैसे होगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है वो इस प्रकार से होगी, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट इंडिविजुअल को ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा, सांस नहीं आ रही है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन का, O2 का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद, और अब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पे हम बात करें CO2 पार्शियल प्रेशर, CO2 पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पढ़ाया था मेडिकल नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल्ड में पढ़ना है प्लीज़ वहाँ से आप रेफर कर लीजिएगा, प्लीज़ आप वहाँ से रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डिटेल में टॉपिक पढ़ना है वहाँ से रेफर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स के अंदर हम कंसाइज वे के अंदर डिस्कस करूँगा, मैं कंप्लीट डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो डिक्रीज हो गया। साथ के साथ मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन का मीनिंग जब भी हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो उस सिचुएशन के अंदर हम H+ आयन है वो बाहर निकालते हैं, H+ आयन, ठीक है। H+ आयन हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं H+ आयन बाहर जा रहे हैं, एक्सपायरेशन में CO2 भी बाहर जा रही है, लेकिन अब दोनों ही काम नहीं हो रहे, CO2 बाहर नहीं जा पा रही है, तो इसका मतलब है H+ आयन का कंसंट्रेशन उनका भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, H+ आयन भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर H+ आयन अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन के अंदर, अगर किसी भी एनवायरनमेंट सॉरी अगर किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज है, क्या इंक्रीज है, H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एसिडिक। वो एनवायरनमेंट कैसा हो गया, एसिडिक। वो एनवायरनमेंट कैसा हो गया आपका, एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, अब एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, साथ में दो चीज़ें और हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हो रही हैं,
एक तो CO2 का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो गया और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी। कंबाइनली अगर इन तीनों चीज़ों को मैं जोड़ के आप लोगों को कहूँ तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वो हुआ है। कब हुआ, फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन, जब पेशेंट को ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है, जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन के अंदर आप लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार से हम पेशेंट के अंदर एसिडोसिस होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। स्टूडेंट, सिम्टम्स की बात अगर मैं करूँ, सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है। रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ तो डेफिनेट है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, डेफिनेट है कि वहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में डिस्निया, डिस्निया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिस्निया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी। वहाँ पे पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी क्योंकि पेशेंट कोशिश करेगा, पेशेंट अपने आप से कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को एक्सेल कर पाऊँ, H+ आयन बाहर निकाल पाऊँ और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर पाऊँ, तो वो क्या होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। रेस्टलेसनेस, आप सब देख रहे हो, आप ऊपर वाली लाइन के अंदर आप देखना क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजनेशन फेलियर हो गया। ऑक्सीजनेशन फेलियर का मतलब है कि ऑक्सीजन नहीं जा रही है पेशेंट के लंग्स के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन हो चुका है। तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो CNS है उसको भी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलेगा, और उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिलता है तो सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे पेशेंट को रेस्टलेसनेस फील होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे क्या शुरू हो जाती है, रेस्टलेसनेस फील होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन। अगर नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो पूरी फंक्शनिंग है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स उनके ऊपर डिपेंड है। न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है टेकीकार्डिया इन रेस्पॉन्स टू डिस्निया। डिस्निया के रेस्पॉन्स के साथ साथ, डिस्निया का रेस्पॉन्स है, पेशेंट कोशिश करेगा टेकीपीनिया करने की कोशिश करेगा, बार बार छोटी छोटी सांसें लेने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी किसी पेशेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये क्या है, आपका एक की सिम्टम्स है आपका नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग को बताने का। ठीक है, वेरी मोस्ट, ये एक बहुत ही की फीचर्स है जो कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को हमें बताता है। क्या बताता है कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, जो फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका इम्पैक्ट कहाँ होना शुरू हो चुका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर होना शुरू हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, डेफिनेट है अब नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे वीजिंग, क्रैकल्स, आप सबको सब कुछ सुनाई देना शुरू हो जाएगा। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको जो भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन सिम्टम्स में रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी फेलियर, मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर के मैनेजमेंट में सको, रेस्पिरेटरी फेलियर के मैनेजमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई फ्लो के साथ हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। हाई फ्लो, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवर, डिलीवर विथ फेस मास्क, विथ फेस मास्क, फेस मास्क के साथ हमें क्या करनी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है वो डिलीवर करनी है, ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेशन है वो मिले पाए। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्रोवाइड फाउलर्स पोजीशन। प्रोवाइड द फाउलर्स पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन का मतलब है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देनी है, साथ में उसको लीन बैकवर्ड कर देना है। फाउलर्स पोजीशन में अगर आप हाई फाउलर्स दे रहे हो तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री पे बिठाओगे, सेमी फाउलर्स दे रहे हो तो 60 डिग्री पे, और अगर आप लो फाउलर्स दे रहे हो तो 45 डिग्री के ऊपर आप क्या करोगे, बिठाते हो। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन की 3 टाइप है स्टूडेंट्स। पहला हाई फाउलर्स, हाई फाउलर्स में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपका पेशेंट बैठा रहेगा। 90 डिग्री एंगल मतलब ये एंगल रहेगा पेशेंट, ये आपका पेशेंट है, ये उसके दोनों हाथ हो गए और ये उसके दोनों पैर हो गए, यहाँ बैक में उसकी क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा, और ये हो रहेगा उसका बेड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन है सेमी फाउलर्स। सेमी फाउलर्स
पोजीशन। सेमी फॉलोअर्स पोजीशन के अंदर क्या करना है? सेमी फॉलोअर्स पोजीशन के अंदर क्या होगा? एंगल होगा, जो बैठने का एंगल होगा स्टूडेंट्स, जो बैठने का एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। 60 डिग्री का मतलब है 90 से थोड़ा सा लीनिंग फॉरवर्ड में रहेंगे हम, ठीक है, इसकी तरह। तो ये है, और एक आएगी लो फॉलोअर्स। लो फॉलोअर्स इसमें आ जाएगा 45 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके एंगल्स रहेंगे जिनके अंदर आपको क्या करना है। इस प्रकार से आपको 3 प्रकार की पोजीशन मैंने बता दी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सेमी फॉलोअर्स पोजीशन इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट अगर बैठ जाएगा, सिटिंग पोजीशन में आएगा, तो उसके लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी को फैलने के लिए क्या मिल जाता है? स्पेस मिल जाता है। थोरेसिक कैविटी को क्या मिल जाता है? फैलने के लिए स्पेस मिल जाता है, और इसी स्पेस की वजह से वहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कम हो जाती हैं, वहाँ पे डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है स्टूडेंट। हमें ब्रोंकोडाइलेटर्स भी देनी पड़ती हैं पेशेंट को। अगर हमें पेशेंट को नहीं हो रहा है इन सब से, तो हमें पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स भी देनी पड़ती हैं। ब्रोंकोडाइलेटर जो भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर जो भी ब्रोंकोडाइलेटर्स प्रिस्क्राइब की गई है, वो मेडिकेशन हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। जैसे कि एमिनोफाइलिन है, एमिनोफाइलिन, ठीक है। ये मेडिकेशन हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को दे सकते हैं। निबुलाइजेशन कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। क्या कर सकते हैं? निबुलाइजेशन कर देंगे हम पेशेंट का। किसके साथ करेंगे? ड्यूलिन और बुडाकोट के साथ। बुडिसोनाइड और ड्यूलिन के सॉल्यूशन के साथ हम क्या कर देंगे? पेशेंट को निबुलाइज कर देंगे। ड्यूलिन DNB का मतलब है ड्यूलिन एंड बुडाकोट के साथ। नेक्स्ट वन, इन सब को काम करने के बाद भी अगर हमारा पेशेंट का जो वेंटिलेशन है वो अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ये सारा काम करने के बाद ही हमारा पेशेंट है उसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर की सिचुएशन अगर नहीं जा रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है? मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर पेशेंट को डालना पड़ेगा, इफ़ रिक्वायर्ड। इसीलिए लिखा है कि इसमें इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें ज़रूरत तो हम पेशेंट को क्या करेंगे? मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर भी डाल सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब है वेंटिलेटर सपोर्ट। वेंटिलेटर सपोर्ट, हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर डालना पड़ेगा, ताकि हम पेशेंट को अच्छे से ऑक्सीजनेटेड कर पाएँ, ताकि हम पेशेंट की जान बचा पाएँ। क्योंकि अगर इस तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर रहा, सिचुएशन अगर लंबे टाइम तक रही, तो डेफिनेट है स्टूडेंट्स कि आप सब देखोगे कि वहाँ पे पेशेंट है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन वहाँ पे शुरू हो जाती है, और उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। बट आई होप कि अगर ये सारे जो मैनेजमेंट्स हमने भी पढ़े हैं, वो सारे मैनेजमेंट्स अगर हम तरीके से करते हैं, तो पेशेंट है वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अस्थमा। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा समय की कमी होने की वजह से थोड़ा सा आज की क्लास आई थिंक छोटी रही होगी, 20-25 मिनट की होगी। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की क्लासें आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।